हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज जो है हम टॉपिक लेके आए हैं मॉक टेस्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक्स पे और जीके पोर्शन पे मॉक टेस्ट की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो आज जो है हम स्टैटिस्टिक्स पे मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो जितने भी सब टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सबको हमने गैदर करके कुछ 10 क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम के पैटर्न में आएंगे वैसे ही हमने लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना जो स्कोर है वो एंड में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस सच एज ग्राफिकल न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूटिलाइज्ड इन। तो जब भी ग्राफिकल न्यूमेरिकल या समराइजिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी ना, तो तब आपकी कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है? ए है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बी है इन्फ्रेंशियल, सी है सोशल, डी है इंडस्ट्रियल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो है एक सैम्पल के बेसिस पे जो है निकालते हैं। ठीक है, जो भी हमने डाटा निकालना होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल होता है। ठीक है, तो ये होती है इन्फ्रेंशियल। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, इसमें हम समराइजिंग, ग्राफिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, इस सब चीज़ों को गैदर करके जो है हम जो है प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव। और जब भी सैम्पल के बेसिस पे होता है तो वो होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए। आई होप सबका ठीक आंसर रहा होगा। सेकेंड है, फाइंड द मोड ऑफ द एप्पल्स बॉट ऑन कंसेक्यूटिव वीकडेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, उनमें बताया कि आपने मोड निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो 3 है, 6 है, 4, 3, 5, 7 और 2 दिए है। तो ऑप्शन ए है 7, बी है 2, सी है 3, 5, डी है 5। तो यहाँ पे मोड क्या होगा हमारा? देखो, जब हम इनको चेक करेंगे तो हमारा जो रिपीटिव वर्ड होगा ना, ठीक है, बार जो 3-4 बार रिपीट हुआ है या एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और बाकी सारी टर्म्स जो हैं उनसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो वही हमारा मोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है? तो ए है, सॉरी, पहले है 3 दिया है। 3 जो है वो एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 6 जो है वो एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 2 एक ही बार है। तो यहाँ पे जो हमारा मोड है वो क्या होगा? हमारा सेकंड का ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 इज़ द राइट आंसर। तो 3 हमारा मोड रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अ वेरिएबल दैट एज्यूम्स एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इज कॉल्ड। वो वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू निकालते हैं एक रेंज के अंदर, ठीक है, जब रेंज के अंदर जो है वैल्यू निकाल जाती है, ठीक है, तो उसको कौन सा वेरिएबल कहा जाता है? ए है डिस्क्रीट वेरिएबल, बी है कंटिन्यूस वेरिएबल, सी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डी है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? आप सोचिए, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर रहेगा। कौन सा वेरिएबल होता है जिसमें हम जो है एक रेंज के अंदर वैल्यू निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल में जो है रेंजेस होती हैं। ठीक है, रेंजिंग वैल्यूज़ दी होती है हमें, जैसे 0 to 5 दी होगा, 5 to 10 दी होगा, और उसके अंदर जो है हमने वेरिएबल निकाला होता है। ठीक है, इट शोज द रेंजेस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, अब हमारा जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है इसमें हमें रेंजिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, कंटिन्यूस में रेंजिंग वैल्यूज़ होती हैं, डिस्क्रीट में रेंजिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है ना, उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, उसमें जो होता है हमारी सेपरेट वैल्यूज़ दी होंगी हमें। ठीक है, एक एक वैल्यू होगी, उसी में हमें जो है सीरीज में निकालना होता है अपना डाटा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि कंटिन्यूस वेरिएबल जो होता है वो थर्ड का राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सेंसर रिपोर्ट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाटा इज। जो सेंसस रिपोर्ट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, डाटा का सोर्स लेके हम जो भी, मतलब सेंसस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि सेंसस जो है वो क्या है। ए है प्राइमरी सोर्स, बी है प्राइवेट सोर्स, सी है सेकेंडरी सोर्स, डी है गवर्नमेंट सोर्स। तो 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? अगर हम सेंसस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सेंसस क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि जो सेंसस की रिपोर्ट है अगर हम उसको एज अ डाटा निकाल लेते हैं, कि अपनी जो है जो भी प्रिपरेशन करनी है, हमने क्वेश्चन बनाना है या कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो हम वो जो सेंसस का डाटा लेके बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो 4 का राइट आंसर है सेकेंडरी सोर्स। सेंसस रिपोर्ट यूज्ड एज अ सोर्स टू फॉर्म डाटा इज सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा हो तो कि सेंसस इज, तो सेंसस एक प्राइमरी होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी नहीं होते सेंसस। लेकिन जो अगर हम सेंसस का कुछ लेके डाटा जो है रिपोर्ट बनाएंगे तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ नो गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लासेस द लिमिट्स आर कॉल्ड। जब 2 क्लासेस में जो है गैप नहीं होता, ठीक है, 2 क्लासेस में जब गैप नहीं होता तो उस टाइम पे जो है लिमिट्स बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ए है क्लास लिमिट्स, बी है क्लास इंटरवल, सी है क्लास मार्क और डी है
क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ए बी सी डी, क्या बताया मुझे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज वो होती हैं जब हमें कोई गैप नहीं दिया होता किसी भी लिमिट में, ठीक है। जो जैसे हमें 10 to 20 है वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद हमें 20 to 30 दिया होगा, फिर 30 to 40 दिया होगा, ठीक है। तो इसमें हमें जो है गैप नहीं आ रहा दोनों बाउंड्रीज़ के बीच में, ठीक है। जैसे गैप मतलब आप मेरी बात समझ रहे होंगे जिन्होंने भी ये जो भी ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और ये सब किया है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स, उन सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि 20 के बाद डायरेक्ट मतलब यहाँ पे 21 नहीं आ रहा, ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। तो 20 के बाद 20 to 30, 30 to 40, तो इनको हम जो होता है जब ऐसी वैल्यूज हैं तो उनको हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं, ठीक है। आई होप सबको ये समझ आया होगा और आई होप सबका अभी तक जो है 5 out of 5 स्कोर चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th है, इफ़ n is equal to 200, a is equal to 80, b is equal to 30 and ab is equal to 100, find the association। अब हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड है, ठीक है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, नेगेटिवली एसोसिएटेड है, या ये डाटा ही इनसफिशिएंट है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कौन सी लगेगी, a इंटू बी बाई एन, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू a इंटू बी बाई एन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन सा एसोसिएशन फॉर्म करें। तो ए बी हमें क्या दिया हुआ है, 80 इंटू 30 बाई 2, एक मिनट में इसको रख, तो यहाँ पे दिया है 80 इंटू 30 बाई 200, ठीक है। n की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 2400 बाई 200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 12, ठीक है। अब हमारा जो ए बी है वो दिया है 100, तो 100 जो है वो ग्रेटर दैन है 12 के, तो 100 जो हमारा ए बी है वो ग्रेटर दैन है a इंटू बी बाई एन। तो जब ये ग्रेटर दैन होता है तो इसमें हमारा जो है पॉजिटिव एसोसिएशन आता है, ठीक है। जब भी ए बी ग्रेटर दैन a इंटू बी बाई एन होगा तो पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर यहाँ पे लेस देन आता तो नेगेटिव एसोसिएशन, इक्वल टू आता तो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है ए बी ग्रेटर दैन है तो यहाँ पे पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, ठीक है। तो उनका एसोसिएशन ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा 6 का। आई होप सबका राइट आंसर आया होगा। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज आइडियल मेथड फॉर वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो जो वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं उनमें आइडियल मेथड किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स की जो MCQ सीरीज़ है उसमें भी काफ़ी बार मैंने ये पूछा है, तो मैं आपको, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे देखो कि आइडियल मेथड फॉर वेटेड इंडेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है। ए है फिशर्स मेथड, बी है बॉलीज मेथड, सी है पास्चेज मेथड और डी है केलीज मेथड। तो 7th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फिशर्स मेथड, ठीक है। फिशर मेथड जो होता है इसको आइडियल मेथड कहा जाता है क्योंकि इसमें बेस और करंट ईयर की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एज अ वेट लिया जाता है। दोनों बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को वेट लिया जाता है। और ये फिशर्स मेथड जो होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एक ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पेयर और पास्चेज मेथड का, ठीक है। इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्चे मेथड। ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में आ सकता है कि फिशर मेथड जो है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फिशर मेथड जो है वो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, कौन सा मीन है, लेस्पेयर और पास्चेज का। तो ये जो है ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। फिशर मेथड इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्चेज मेथड एंड इट इज़ आइडियल मेथड फॉर वेटेड इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। और इसमें बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की क्वांटिटीज़ को वेट लिया जाता है। 8th क्वेश्चन है, विच टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज सेटिस्फाइड बाय फिशर्स मेथड ओनली। ऐसा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी जो सिर्फ फिशर्स मेथड से ही सेटिस्फाई होता है, तो वो कौन सा है हमारा। ऑप्शन ए दिया है टाइम रिवर्सल, बी है यूनिट टेस्ट, सी है फैक्टर रिवर्सल और डी है सर्कुलर टेस्ट। तो इसमें क्या राइट आंसर रहेगा, आप मुझे बताओ। आप मुझे ये बताओ कि जो सर्कुलर टेस्ट होता है वो किसकी कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट जो होता है वो किसी एक जो मेथड है यहाँ पे, ठीक है, जो टेस्ट है बेसिकली एडिक्वेसी का, किसी एक टेस्ट का जो है वो एक्सटेंशन है। तो सर्कुलर मेथड कौन से टेस्ट का एक्सटेंशन होता है, वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट का, ठीक है। जो ये सर्कुलर टेस्ट है ये टाइम रिवर्सल का कंटिन्यूएशन है, ठीक है, एक्सटेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी जो है सिर्फ फिशर्स मेथड ही सेटिस्फाई करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है इट इज़ ओनली सेटिस्फाइड बाय फिशर्स मेथड, ठीक है। यूनिट टेस्ट जो होता है, ठीक है, ये कौन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइड बाय ऑल इंडेक्स मेथड एक्सेप्ट, इसमें एक सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सब सेटिस्फाई करते हैं एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, ठीक है।
सिंपल एग्रीगेटेड मेथड जो है वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बाकी सब करते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो सिर्फ फिशर इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है। जो टाइम रिवर्सल है, ठीक है, जो टाइम रिवर्सल है इट इज़ सेटिस्फाइड बाय फिशर्स मेथड, ऑल अदर मेथड एक्सेप्ट लास्ट पेयर एंड पास्ट चेन। लास्ट पेयर और पास्ट चेन मेथड जो है टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं करते, यूनिट टेस्ट को सिंपल एग्रीगेटिव मेथड नहीं करता है, ठीक है, एक्सेप्ट। और यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल का जो आंसर है वो है हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर सी, राइट आंसर, ठीक है। फिशर मेथड जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि टाइम रिवर्सल जो है, सर्कुलर टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल की ही एक्सटेंशन है, और जो सर्कुलर टेस्ट है इट इज़ सेटिस्फाइड बाय सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो 8th का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन दिया है, which year is known as year of demographic divide after which there was continuous increase in population। तो कौन से ईयर को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स में। आई होप ये क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए और सबका राइट आंसर हो कि डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से ईयर को कहा जाता है जिसके बाद जो है एक कंटिन्यूस इंक्रीज रहा है पॉपुलेशन में। ए है 1919, बी है 1901, सी है 1951, डी है 1921। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1921 को ही ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है, और इसके बाद जो है पॉपुलेशन काफ़ी हद से जो है बड़ी है, ठीक है। और जो हमारा 1951 टू 81 का टाइम पीरियड रहा है ना, इसको पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। 1951 से लेके 1981 का पीरियड जो है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इस टाइम पे वास्ट पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। और जो 1921 है ना, इसको ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है कंटिन्यूस इंक्रीज ही रहा है पॉपुलेशन में। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग पीपल इन सर्टेन कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू लिव इज कॉल्ड। जो एक कंट्री में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका कितना ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड टू लिव जो होती है, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, उनकी लिविंग की, उसको क्या कहते हैं? ए है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी है पॉपुलेशन डेंसिटी, सी है नेचुरल इंक्रीज, डी है क्रूड बर्थ रेट। तो इसका राइट आंसर आई होप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। जितना भी लोगों को माना जाता है कि वो कितनी देर तक जिंदा रहेंगे, तो उस चीज़ को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। आपको मुझे एक और चीज़ बतानी थी यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। यहाँ पे ये जो क्लास लिमिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जब हमारा टॉप टू बॉटम होती है फ्रीक्वेंसी, टॉप टू बॉटम फ्रीक्वेंसी को हम कौन सा ओजाइव बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको कौन सा ओजाइव बोलते हैं, और जब हमारा बॉटम टू टॉप होती है फ्रीक्वेंसी उसको कौन सा ओजाइव बोलते हैं। ये दो चीज़ें आपने मुझे कमेंट में बतानी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमारा जो है जो हमारा ओजाइव, दोनों ओजाइव बनते हैं हमारे, लेस देन ओजाइव, ग्रेटर देन ओजाइव, जब वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा कि ये रह ना जाए तो मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको जो चीज़ें पूछी आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कुछ बच्चे लिख रहे थे कि मैम अगर हमें कमेंट करना होता तो आप वीडियो क्यों लेके आते? तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए हम पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, एक्चुअली वो आपका उल्टा और नॉलेज बढ़ाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप आपके 10 आउट ऑफ 10 ही स्कोर रहा है, एंड एग्ज़ाम्स आर कमिंग नियरर। सो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको अच्छे से कंटिन्यूस रखिए, छोड़िएगा मत, बीच में बिल्कुल भी ढीले मत पड़े। और अगर आपको और भी वीडियो ऐसी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी हमारी स्टैटिस्टिक्स के MCQ प्लेलिस्ट है उसका लिंक, और इवन की जो हमने पहले मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं GK पोर्शन पे और इकोनॉमिक्स पे, और इवन की जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं हमारे चैनल पे, मैं उन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।